हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक चैप्टर तार्किक निर्णय निर्माण को आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, आपके इस सब्जेक्ट की एक यूनिट है नवशास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें आज हम जो पढ़ना है हमें वो है तार्किक निर्णय निर्माण, हर्बर्ट साइमन। ये एक चैप्टर हमें इस यूनिट में नवशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत इसे पढ़ना है। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निर्णय निर्माण के अर्थ और कुछ परिभाषाओं की, कि आखिर निर्णय निर्माण होता क्या। देखो, हमारा जो चैप्टर है पूरी तरह यही है कि निर्णय निर्माण को समझाइए। तो निर्णय निर्माण का क्या अर्थ है, डिसीजन मेकिंग की मीनिंग क्या होती है, क्या परिभाषाएं हैं, इसको समझते हैं। निर्णय निर्माण का शाब्दिक अर्थ अंतिम परिणाम तक पहुंचने से लगाया जाता है, जबकि व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसका आशय निष्कर्ष पर पहुंचने से है। कम टू अ कंक्लूजन। निर्णयन वैकल्पिक कार्य मार्गों में से सचेतन रूप से चुनाव करने की प्रक्रिया है। एक शब्दकोश के अगर हम बात करें तो उसके अनुसार निर्णय लेने से आशय अपने मस्तिष्क में सम्मति अथवा कार्यवाही के तरीके निर्धारण से है। अब देखो दोस्तों, आखिर निर्णय निर्माण का, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है। अगर हम शब्द के रूप में देखें तो इसका मतलब है अंतिम परिणाम तक पहुंचना। मतलब क्या रिजल्ट आ सकता है, वहां तक पहुंचने के प्रोसेस को ही हम निर्णय निर्माण कहते हैं। अगर हम व्यवहारिक स्तर में देखें, प्रैक्टिकली ज़मीनी स्तर पर देखें, तो निर्णय निर्माण का यानी कि डिसीजन मेकिंग का साफ जो मतलब है वो यही है कि हम अगर एक निष्कर्ष तक पहुंच जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं निर्णय निर्माण करना। देखो, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, एक निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। हमारे पास 5-6 विकल्प हैं, 6-7 ऑप्शन है। अब हम डिसीजन नहीं ले पा रहे कि हमें क्या करना है, मतलब कौन सा ऑप्शन चूज करना है। जब हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एक डिसीजन ले लिया है, एक एक निर्णय ले लिया है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था निष्कर्ष तक पहुंचने का, परिणाम तक पहुंचने का, यही था डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्माण। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, निर्णय निर्माण में हम एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और जो विकल्प होते हैं हमारे सामने उनको एक अच्छे विकल्प को चूज करने का प्रयास करते हैं। अब ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। कुछ परिभाषाओं को अगर हम देख लेंगे तो और भी ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की। डॉक्टर जे.सी. ग्लोवर के अनुसार चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णय निर्माण कहलाता है। देखो दोस्तों, निर्णय निर्माण को ना शॉर्ट में निर्णयन भी कहते हैं, निर्णयन। बट कोई नहीं, इसको छोड़ो। अब हम इनकी परिभाषा को देखें तो डॉक्टर जे.सी. ग्लोवर ने कहा है, जो विकल्प होते हैं उपलब्ध, जो ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करना ही निर्णय निर्माण कहलाता है। रे ए किलिंग्स के अनुसार निर्णय निर्माण विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। ये भी कह रहे हैं कि जो निर्णय निर्माण है वो उसमें क्या होता है कि एक अलग अलग जो विकल्प उपलब्ध होते हैं उनमें से किसी एक विकल्प को आसानी से चूज किया जाता है। जॉर्ज आर टेरी के शब्दों में किसी एक कसौटी पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चुनाव है। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक हमने परिभाषाओं को देख लिया और निर्णय निर्माण के अर्थ को समझ लिया, बट फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गई होगी, इसलिए अब हम बात करते हैं निर्णय निर्माण के कुछ लक्षणों की। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर निर्णय निर्माण के निम्नांकित लक्षण कहे जा सकते हैं, यानी कि विशेषताएं कही जा सकती हैं। तो डिसीजन मेकिंग की कुछ विशेषताएं हैं, लक्षण हैं, जो इस प्रकार हैं। यह विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। मतलब निर्णय निर्माण क्या है, तो निर्णय निर्माण की एक विशेषता है कि निर्णय निर्माण में जो बहुत सारे विकल्प उपलब्ध होते हैं किसी के भी सामने, उसमें से एक विकल्प का चुनाव किया जाता है, उसको चूज किया जाता है। उपलब्ध विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव की पूर्ण स्वतंत्रता होती है।
अब निर्णय निर्माण में जो विकल्प उपलब्ध होते हैं उन्हें चूज करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। किसी भी बाहरी तत्व का हस्तक्षेप इनके चुनाव में नहीं होता है। यह मूल रूप से एक मानवीय प्रक्रिया है। मतलब भाई मानव के द्वारा ही डिसीजन लिया जाता है, तो ये एक मानवीय प्रक्रिया है। डिसीजन मेकिंग एक मानवीय प्रक्रिया है। यह एक बौद्धिक कार्य है, दिमाग लगता है इसमें, तो इसलिए ये निर्णय निर्माण एक बौद्धिक कार्य है। इसमें उन सभी कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो किसी विकल्प का अंतिम रूप से चयन किए जाने से पूर्व करने जरूरी होते हैं। मतलब कई बार डिसीजन लेने के लिए कई सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे कि उद्देश्य वगैरह निर्धारित करना, समझना किसी भी चीज़ को, तो वो सारी चीज़ें की जाती हैं। निर्णय नकारात्मक भी हो सकता है या निर्णय ना लेने की इच्छा भी एक निर्णय हो सकता है। देखो कई बार डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन हो सकता है कि मेरा निर्णय है कि मैं कोई निर्णय ही नहीं लूँगा, तो ये भी डिसीजन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ जो परिभाषाएं देखी थी उनके आधार पर हमने यहाँ पर निर्णय निर्माण के कुछ लक्षणों को, कुछ विशेषताओं को देखा। जितनी भी सारी विशेषताएं ये हमें बताती हैं निर्णय निर्माण के बारे में, जैसे कि निर्णय निर्माण एक मानवीय प्रक्रिया है, एक बौद्धिक प्रक्रिया है। निर्णय निर्माण में कई सारे विकल्पों में से किसी एक विकल्प को चूज करने का प्रोसेस शामिल है। इसमें सबसे अच्छे विकल्प को चूज किया जाता है, और जो भी चीज़ें की जाती हैं किसी विकल्प को चूज करने के लिए, वो सारी चीज़ें निर्णय निर्माण में शामिल होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें निर्णय निर्माण के बारे में कई सारी जानकारी देती हैं। देखो दोस्तों, एक शब्द में इन्हें परिभाषित करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो निर्णय निर्माण की ये सारी विशेषताएं हैं। दोस्तों यहाँ तक आपको काफ़ी बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। आ गया होगा, समझ में नहीं आया तो आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं, बट फिर भी आसान था, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखो वैसे हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रशासन हो या मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या मैनेजमेंट हो, हर जगह पर आप देखोगे प्रबंधन वगैरह में डिसीज़न एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। डिसीज़न की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। हर जगह पर जो प्रबंधक होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, उनके द्वारा डिसीज़न, उनके द्वारा निर्णय लिया जाता है। तो निर्णय निर्माण एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत एक सही डिसीज़न लिया जा सकता है, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एक प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया क्या होती है। देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक आपको आइडिया लग जाएगा, इससे एक प्रक्रिया को देख लेते हैं कि जो निर्णय निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मली देख रहे हैं, यहाँ पर हम किसी विचारक के संदर्भ में अभी नहीं देख रहे हैं। देखो दोस्तों, किसी भी निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ चीज़ें यहाँ पर जो बताई जा रही हैं वो कॉमन होती हैं, जैसे कि उद्देश्यों का निर्धारण करना। अब निर्णय लेना है आपको, आपको किसी चीज़ पर डिसीजन लेना है, तो पहले आप उद्देश्य देखेंगे ना कि आपका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, गोल्स डिसाइड किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं। तो उद्देश्य का निर्धारण हो गया एक प्रक्रिया, एक पहला चरण। इसके अलावा जो भी समस्या है जिसके लिए डिसीजन लिया जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है, उसकी व्याख्या की जाती है। मतलब अच्छे से डिफाइन किया जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है, ये भी एक चरण है। इसके अलावा समस्या का विश्लेषण, समस्या को और अच्छे से मतलब विश्लेषण किया जाता है उसका, ये भी जो सेकंड चरण है, जो थर्ड चरण है, ये एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो समस्या को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे विश्लेषित किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इसके साथ ही एक चरण आता है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना। अब कई सारे विकल्प लाए जाते हैं सामने, जैसे कि उद्देश्य हमारा ये था, अब उद्देश्य को पूरा करने में समस्याएं आ रही हैं, हमने समस्याओं को समझ लिया। अब समस्याओं को देखने के बाद हम उसके समाधान निकालते हैं कि आखिर उस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। तो अब एक समाधान थोड़े ना निकालेंगे, हम कई सारे विकल्प निकालने की कोशिश करते हैं। फिर हम विकल्पों की छटनी करते हैं। एक चरण आता है विकल्पों की छटनी, मतलब जो विकल्प होते हैं उनको हम छांटना शुरू करते हैं कि कौन सा विकल्प कितना ज़्यादा अच्छा है। और फिर हम क्या करते हैं उसके बाद सर्वश्रेष्ठ विकल्प, जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता है, उसको चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, निर्णयों का क्रियान्वयन। जो देखो, जब हमने सबसे अच्छा विकल्प चूज़ कर लिया, मतलब यहाँ तक हमने एक तरह से एक डिसीज़न ले लिया कि हमें ये वाला ऑप्शन हमने चूज़ किया है। फिर हम क्या करते हैं, पूरे अगर हम प्रक्रिया को देखें तो निर्णय लेने के बाद हम निर्णयों को लागू करते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं।
और जब वो लागू हो जाता है तो प्रतिपुष्टि तथा नियंत्रण, मतलब हम लोगों से या जहाँ पर भी वो चीज़ लागू हुई है, निर्णय वगैरह, वहाँ से फीडबैक लेते हैं कि हमारे निर्णय कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं लोगों को, या जहाँ पर वो लागू किया गया है वहाँ पर सही है या नहीं है, वहाँ के लोगों को पसंद आ रही है या नहीं, कर्मचारी वगैरह पर अगर लागू की गई है कोई नीति तो क्या वो लोग खुश हैं या नहीं, क्या फीडबैक हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से कहा जा सकता है। यहाँ पर फिर लास्ट में मूल्यांकन होता है कि नीति को लागू करने से क्या क्या हो रहा है, कहाँ तक हमारी नीति सही रही है, फिर उसी के अकॉर्डिंग नीतियों को कंट्रोल किया जाता है। तो ये नॉर्मल सी प्रक्रिया थी निर्णय निर्माण की, जो कि आपको बहुत ही आसानी से मैंने समझा दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में ये जो प्रोसेस था निर्णय निर्माण का, ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस है, बट अगर हम आपने पॉइंट पॉइंट इसे पढ़ लिया तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। उद्देश्य तय करते हैं, समस्याओं को देखते हैं, समस्याओं के बाद फिर हम कई सारे विकल्प वगैरह ढूंढते हैं, विकल्पों में हम सबसे अच्छा विकल्प चूज़ कर लेते हैं और फिर उसको लागू कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि कहाँ तक हमारी जो नीति है, निर्णय है, वो सही है या नहीं। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम दोस्तों बात करने जा रहे हैं एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे इस सब्जेक्ट का, वो है निर्णयों का प्रकार। जो टाइप्स ऑफ डिसीजन है, ये जो चैप्टर है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो आप इसको, निर्णयों का प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिसीजंस इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ही अच्छे से आप समझिए। कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णय। तो देखो दोस्तों, निर्णयों को ना अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट हम लोग यहाँ पर इकट्ठा पढ़ रहे हैं। तो एक जो मतलब एक अगर हम देखें तो कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णयों में बांटा जाता है। वैसे इसे जो हर्बर्ट साइमन है, उन्होंने निर्णयों को कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णय में बांटा है। बट कोई नहीं, कंफ्यूज मत हो, सिंपल है कि निर्णयों के प्रकार में पहला क्या है, कार्यात्मक तथा अकार्यात्मक निर्णय। कार्यात्मक निर्णयों में दैनिक अथवा दिन प्रतिदिन से संबंधित निर्णय शामिल किया जाता है, जिसके लिए एक प्रक्रिया निश्चित कर दी जाती है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि कार्यात्मक निर्णय दोहराए जाने वाली प्रवृत्ति के निर्णयों का समावेश अपने में करते हैं। इस प्रकार के निर्णयों के लिए प्रायः आधुनिकतम विधियों का प्रयोग सरल व उचित रहता है। अब देखो दोस्तों, कार्यात्मक निर्णय क्या होते हैं। कार्यात्मक निर्णय जो ऐसे निर्णय होते हैं जो दिन प्रतिदिन लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसे डिसीजन जो नॉर्मली आम तौर पर लिए जाते हैं, ये कभी कभी नहीं होता। जैसे कि मान लो कोरोना महामारी आ गई, तो कोरोना महामारी एक नई महामारी थी, पैंडेमिक था। अब ऐसे में उसके खिलाफ सरकार को जो नीतियां बनानी थी, वो नई नीतियां थी, वो नॉर्मल नहीं था, वो दिन प्रतिदिन की चीज़ नहीं थी, वो बहुत ही खतरनाक चीज़ थी। तो यहाँ पर कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार को बहुत ज़्यादा मतलब अलग से एक नीति निर्माण की प्रक्रिया को अपनाना पड़ा। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, जैसे कि ट्रैफिक रूल्स का टूटना। अब ट्रैफिक रूल्स को आए दिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के द्वारा उसका उल्लंघन किया जाता है या उन्हें तोड़ा जाता है। अब ऐसे में जो ट्रैफिक पुलिस होती है, वो अपने हिसाब से, वैसे तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है, बट कभी कभी कोई ऐसा केस उसको लगता है कि यहाँ पर मुझे अपने हिसाब से डिसीजन ले लेना चाहिए, कि ऐसी ऐसा बात है, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा सा डिसीजन ले लेती है और उसी मामले को उसी समय निपटा देती है। तो कई सारे निर्णय बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के पास या दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास बहुत सारे मामले सामने आते हैं, उन लोगों के सामने जो दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने से ही सॉल्व हो जाते हैं। इनको हम कार्यात्मक निर्णय कहते हैं। इसे आप एक अच्छा उदाहरण अगर मैं दूं, तो इसे आप बैंक अकाउंट जब हम खुलवाने जाते हैं, तो जो बैंक अकाउंट खोलने वाला है, मान लो मैनेजर है, तो वो मैनेजर ऐसे डिसीजन लेता रहता है, वो रोज ले रहा है ऐसे डिसीजन नॉर्मली। ठीक है, कि ये जो व्यक्ति है उसके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, चलो मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं इसका अकाउंट खोल देता हूँ। ठीक है, बट अगर कभी वो देखता है कि यहाँ पे कमी है, एक एक कोई डॉक्यूमेंट कम है, तो वो कहता है कि ये सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स लाओ, और वो अभी आपका अकाउंट नहीं खोलेगा। तो वो डेली के बेसिस पर अपना डिसीजन ले रहा है, तो इसे आप कार्यात्मक डिसीजन कहेंगे। इसके विपरीत अकार्यात्मक निर्णय वे निर्णय होते हैं जो दिन प्रतिदिन के कार्यों से संबंधित नहीं होते हैं। ये निर्णय किसी विशेष परिस्थिति के उत्पन्न होने पर लिए जाते हैं।
तो सिंपल है, कार्यात्मक आपको जब समझ में आ गया तो अकार्यात्मक उसका उल्टा होता है। जैसे कि अब कोई बड़ी दिक्कत आ गई, उस समय डिसीजन लेना है, तो एक नई प्रक्रिया के तहत डिसीजन लेना पड़ता है, तो इसको अकार्यात्मक निर्णय कहते हैं। जैसे कि कोरोना महामारी के समय जो डिसीजन लिए गए, या कोई बहुत बड़े जब डिसीजन लिए जाते हैं, अलग डिसीजन लिए जाते हैं, तो उसको अकार्यात्मक डिसीजन कहा जाता है। तो ये हो गया एक प्रकार, निर्णयों का एक प्रकार हो गया। इसके अलावा दैनिक तथा आधारभूत निर्णय, जो दूसरा प्रकार है उसमें भी दो हैं, जैसे कि दैनिक और आधारभूत निर्णय। निर्णयों को दैनिक तथा आधारभूत निर्णयों में भी विभक्त किया जा सकता है। जिन निर्णयों के संबंध में कम सोच विचार की आवश्यकता पड़ती है तथा जो संगठन की सामान्य प्रवृत्ति में लिए जाते हैं, वे दैनिक तथा सामान्य निर्णयों के नाम से पुकारे जाते हैं। ऐसे निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त विवेक यानी कि ज़्यादा ज्ञान या विश्लेषण या अधिकार आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संगठन में लिए गए अधिकांश निर्णय प्रायः दैनिक निर्णय ही होते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो संगठन होता है, पूरा कर्मचारियों का ग्रुप हो गया या कोई ऐसा कोई भी संगठन हो गया, वहाँ पर या कहीं दूसरी जगहों पर भी कई बार आप देखोगे कि दैनिक आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इसीलिए उन्हें सामान्य निर्णय कहा जाता है या दैनिक निर्णय कहा जाता है। देखो, कई सारे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं जिसमें ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, डिसीजन ले लिया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एक मैनेजर का एग्जांपल दिया था, अकाउंट खोल रहा है मैनेजर या दूसरी जो कर्मचारी हैं, वो मतलब जब कोई अधिकारी वगैरह है, छोटे लेवल के जो अधिकारी वगैरह होते हैं, वो कई सारे डिसीजन खुद ले सकते हैं, उनको छोटे मोटे अधिकार होते हैं। तो वो दैनिक आधार पर कई सारे डिसीजन लेते हैं और इसी को हम दैनिक निर्णय कहते हैं। इसके विपरीत काफ़ी सोच विचार कर लिए गए निर्णय आधारभूत निर्णयों में आते हैं। ये निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके लिए बौद्धिक प्रयोग द्वारा नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करना पड़ सकता है। इस प्रकार के निर्णय प्रायः उच्च श्रेणी के प्रशासकों द्वारा लिए जाते हैं। आधारभूत निर्णय दीर्घकालीन प्रवृत्ति के होते हैं। नए संयंत्र की स्थापना के संबंध में, जैसे कोई नई कंपनी स्थापित करनी है, नया उद्योग, बड़ा उद्योग लगाना है, उसके संबंध में लिए गए निर्णय इसी श्रेणी में आते हैं। अब देखो दोस्तों, जो आधारभूत निर्णय होते हैं, मतलब बेसिक डिसीजन, आधारभूत का मतलब होता है जो बड़े उद्योग वगैरह होते हैं, जैसे आधारभूत उद्योग, तो वैसे आधारभूत निर्णय का मतलब है जो ऐसे डिसीजन जो मेन डिसीजन है, जिसके बाद छोटे डिसीजन लिए जाएंगे। तो सबसे पहले एक आधारभूत बड़ा डिसीजन लिया जाता है। तो आधारभूत डिसीजन और दैनिक डिसीजन में अंतर बिल्कुल सिंपल है। दैनिक डिसीजन में कम सोचने समझने की जरूरत होती है, आधारभूत निर्णयों में काफ़ी ज़्यादा सोचा और समझा जाता है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। आधारभूत निर्णय में ना कई सारे सिद्धांतों का, जो कई बड़े बड़े विद्वान होते हैं उनके विचारों का भी प्रयोग किया जाता है। उनके द्वारा जो थ्योरीज वगैरह दी जाती हैं उसको भी ध्यान में रखकर डिसीजन लिया जाता है, बट दैनिक में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ हमने कार्यात्मक और अकार्यात्मक निर्णयों को देखा और दैनिक तथा आधारभूत निर्णयों को देखा। अब हम बात करते हैं संगठनात्मक तथा व्यक्तिगत निर्णय। संस्था के किसी अधिकारी द्वारा लिया गया कोई औपचारिक निर्णय संगठनात्मक निर्णय के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत निर्णय वे निर्णय होते हैं जो एक पदाधिकारी अपनी व्यक्तिगत स्थिति में लेता है, न कि संगठन का सदस्य होने के नाते। व्यक्तिगत निर्णय का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपा नहीं जा सकता। देखो दोस्तों, संगठनात्मक और व्यक्तिगत निर्णय में बिल्कुल साफ अंतर ये है, या ये जो संगठनात्मक निर्णय होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन लेती है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन कोई निर्णय लेती है तो उसको और संगठनात्मक कहा जाता है। देखो, संगठन में एक व्यक्ति नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है, तो सब मिलकर डिसीजन लेते हैं। और व्यक्तिगत मतलब पर्सनल डिसीजन का मतलब होता है एक व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो अपना डिसीजन ले, और जब वो खुद अपना डिसीजन लेता है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिगत निर्णय। वो किसी संगठन के हिस्से के रूप में नहीं लेता, वो खुद अपना व्यक्तिगत डिसीजन देता है किसी चीज़ पर, तो उसको कहते हैं व्यक्तिगत निर्णय, पर्सनल डिसीजन। इजी है, आ गया होगा समझ में। इसके अलावा हम बात करते हैं नियोजित तथा अनियोजित निर्णयों की। इजी है ये भी, प्लान और नॉन प्लान डिसीजन। नियोजित निर्णय तथ्यों पर आधारित होते हैं और ऐसे निर्णयों को लेने के लिए प्रायः वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, जबकि अनियोजित निर्णय अवसर आने पर ही लिए जाते हैं। इस प्रकार के निर्णय सरलतापूर्वक नहीं लिए जा सकते और न ही इन निर्णयों के द्वारा संस्था के उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। देखो दोस्तों,
जो नियोजित नियोजित मतलब होता है एक प्लान के अकॉर्डिंग लिया गया डिसीजन। इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक विधियों, जो वैज्ञानिक कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, कई सारे विद्वानों का भी विचार इसमें रखा जाता है। लेकिन जो अनियोजित, अनप्लान, नॉन प्लान जो डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। और उसमें अनियोजित, देखो दोस्तों, अनियोजित निर्णय कभी कोई अलग से कोई परिस्थिति बन जाती है, कभी तत्काल डिसीजन लेना होता है तब लिए जाते हैं। और ये सरलता पूरा, इन्हें लेना आसान नहीं होता। आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि जब हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हम कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, बट जब अनियोजित विचार निर्णय लेना होता है तो हम बस जो समस्या होती है हमारे सामने उससे जब बस हमें निपटना ही हमारे लिए सब कुछ होता है, तो उस समय हम कैसे भी जो हमें ऑप्शन सही लगता है उस समय जल्दीबाजी में जो भी सही लगता है वो हम डिसीजन ले लेते हैं। तो इतना आसान नहीं होता डिसीजन ले पाना, सही डिसीजन। ठीक है, अनियोजित डिसीजन में सही डिसीजन ले पाना आसान नहीं होता। और ज़रूर नहीं, और ऐसा भी है कि इनसे जो संस्था है उसके उद्देश्य भी पूरे नहीं हो पाते। जब हम एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं तो वो उसके उद्देश्य आसानी से पूरे हो जाते हैं। ठीक है, कोई नहीं, जितना समझ में आ रहा है ठीक है। नियोजित तथा अनियोजित निर्णय। इसके अलावा एकाकी एवं सामूहिक निर्णय, इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। प्रशासन में एक व्यक्ति के द्वारा लिए गए निर्णयों को हम एकाकी निर्णय के नाम से पुकारते हैं, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र की जटिलता के लगातार बढ़ने के कारण संस्था में निर्णय एक व्यक्ति द्वारा नहीं लिए जाते। देखो दोस्तों, जब प्रशासन में एक व्यक्ति के द्वारा कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको कहा जाता है एकाकी, इंडिविजुअल डिसीजन। लेकिन हम जानते हैं कि प्रशासन में एक व्यक्ति मतलब डिसीजन नहीं ले पाता है, तो इसलिए समूह की आवश्यकता होती है। और जब पूरा प्रशासन में पूरा जो समूह है जब वो डिसीजन लेता है तो उसे सामूहिक डिसीजन कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे से सभी बातों को कवर कर लिया है, बट यहाँ पर हमने हर्बर्ट साइमन को थोड़ा नहीं पढ़ा। और हर्बर्ट साइमन को भी हमें पढ़ना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो निर्णयों के हमने प्रकार को देख लिया। निर्णय के प्रकार में हमने काफ़ी अच्छे से इन प्रकारों को देख लिया, कार्यात्मक, अकार्यात्मक, नियोजित, अनियोजित, एकाकी, सामूहिक। ठीक है, कई प्रकारों को हमने देख लिया। ठीक है, बट हमें बात करनी है हर्बर्ट साइमन की। हर्बर्ट साइमन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। हर्बर्ट साइमन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन भी आया था उनसे, तो प्लीज़ उसको भी देख लेना। नेक्स्ट पार्ट को आप ज़रूर देख लेना। और ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से वीडियो को देखा होगा। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, अदरवाइज़ एक बार वीडियो को और देखें। सारी चीज़ें दोबारा से अगर आप देख लेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।